नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह नगर के प्रमुख बच्चों के साथ आपका बायोलॉजी का अगला क्लास। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका रिप्रोडक्शन में एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, और एक आपका असेक्सुअल या अलैंगिक जनन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहाँ मैं आप लोगों को एक एक चीज़ का इमेज दिखा करके पूरे उसके एग्जाम्पल के साथ पूरे उसके एक एक चीज़ को समझा करके आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था मैं, ठीक है। तो वो टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, अब आपको पढ़ना है सर आपका रिप्रोडक्शन में या जनन में आपका होता है सर असेक्सुअल या अलैंगिक। इसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, समझिए, लेकिन सेक्स की जरूरत नहीं होती। अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक होता है आपका सर यहाँ पे सेक्सुअल या आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है दोस्तों। हाँ सर, इसमें हम लोग इस वाले हिस्से को पढ़े थे। इसमें हम सर बहुत सारी चीज़ पढ़े थे। इसमें हम लोग आप लोग का ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में। मैं इससे पहले आपको ये वाला चैप्टर रिवीजन करा दूँ सर। इसमें हम बहुत सारे मेथड पढ़े थे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़े सर आपका फिजन। सर दो टाइप का था सर, आपका बाइनरी फिजन, आपका मल्टीपल द्विविखंडन, बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन। इसमें हम पढ़े सर आपका बडिंग, जिसमें हमको हाइड्रा याद रखे थे मेन। तो इसमें आपको एग्जाम्पल अमीबा पैरामीशियम ये सब। यहाँ सर आपका था सर मल्टी फ्यूजन था आपका सर प्लाज्मोडियम था, क्योंकि मल्टी कलर का टीबी हम प्लाज्मोडियम मतलब प्लाज्मा टीबी जो है मल्टी कलर दिखता है, हमें याद करवाया था। हाँ सर, बडिंग देखिए, बडिंग में मुकुलन है, तो इसका एग्जाम्पल सर आपका हाइड्रा है ना, हाइड्रा। हाँ सर, और हाइड्रा सर आपका इस आपका फ्रेगमेंटेशन विधि से भी अपना निर्माण कर लेता है ना, तो दोनों में इसको याद रखना था। हाँ सर, फिर बडिंग के बाद सर आपको पढ़े थे हम सर आपका बहुत सारा पढ़े थे। फिर उसमें जो एक रीजनरेशन देखे थे, रीजनरेशन। इसका रीजनरेशन का हम सबसे एग्जाम्पल देखे थे सर आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया देखे थे सर जो रीजनरेशन करता है। हाँ सर, फिर हम फ्रेगमेंटेशन देखे थे सर, फ्रेगमेंटेशन। हम स्पाइरोगायरा देखे थे सर, स्पाइरोगायरा, स्पाइरो, ये स्पाइरो बताया, स्पाई को फ्राई कर देते हैं। हाँ, याद करवाए थे सर आप ट्रिक से, स्पाइरोगायरा। हाँ सर, फिर सर आप स्पोर फॉर्मेशन बताए थे, जिससे आपके फंगस से कवक निर्माण होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। हाँ सर, ठीक। आप ये सर आप हमको यहाँ पे फंगस बताए थे सर आपका, ठीक। फंगस या कवक, इससे आपका निर्माण होते हैं, इससे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसका आपको बताया था सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन था, प्रोपागेशन अर्थात पेड़ के दो हिस्से थे सर आपके। एक आपका नेचुरल था सर, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक आपका सर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सर इसमें या तो रूट का माने जड़ का इस्तेमाल करके नए पेड़ का निर्माण करना, या आपके सूट का या आपके ऊपर के जो तने होते हैं उनका इस्तेमाल करना है, पौधों का निर्माण करना है। आपका सर लीफ या पत्ती का इस्तेमाल करना है, पौधों का निर्माण करना ही आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाता है। तो ये पूरा हम पढ़ चुके थे और हमारे पूरा टॉपिक खत्म हो गया था। आपको सबका एग्जाम्पल बता दिया। बाइनरी फिजन का था सर अमीबा, सर मल्टीपल फिजन का था सर आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मा टीबी देखना है करके याद करवाया था, हमें याद कीजिए। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए सर, रीजनरेशन में आप प्लेनेरिया बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, इसलिए प्लेनेरिया आप याद करवाए थे। हाँ सर, फ्रेगमेंटेशन में आपका स्पाइरोगायरा भी था, और फ्रेगमेंटेशन से आपका जो हाइड्रा है ये भी आपका फ्रेगमेंटेशन से कर लेता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन लिख दो ब्रैकेट में सर, फ्रेगमेंटेशन से भी आपका अपना
निर्माण कर सकता है। हाइड्रा जो है वो मेन बडिंग से याद रखना है, साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी याद रखना है। ठीक है सर। स्पोर फॉर्मेशन आप देखे थे, उसमें आप देखे थे, ये दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। सर यीस्ट या खमीर जो है ये सर बडिंग से भी करता था और इस आपका स्पोर फॉर्मेशन से भी करता था। तो यीस्ट या खमीर सर आपका बडिंग से भी स्पोर फॉर्मेशन से भी करता था। सर आपका जो एल्गिया सवाल ये फ्रेगमेंटेशन से भी अपनी करता है और सर मल्टीपल फ्यूजन से भी अपना प्रेजेंट करता है। ठीक है सर। सर जो एल्गी है ये फ्रेगमेंटेशन से मल्टीपल फिजन से करता है, आपको बताया था ना। हाँ सर बताए थे आप सर। तो एल्गी आपका फ्रेगमेंटेशन से मल्टीपल फिजन से भी अपना प्रेजेंट कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक। तो सब फिर यीस्ट या खमीर बडिंग से और यीस्ट या खमीर स्पोर फॉर्मेशन से भी अपना निर्माण कर सकता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। क्योंकि आपका एल्गी सवाल का इसका याद रखे, एक सवाल या एल्गी का एक तो याद रखे क्रम। चलिए मैं आप लोगों के लिए इसको भी आज इसी कर ही देता हूँ। इस क्लास में टेबल बना के मैं ही दे देता हूँ आप लोगों के भरोसे छोड़ूंगा, तो पता नहीं आप लोग करें कि ना करें। ठीक। तो मैं ही एक टेबल बना के देता हूँ आप लोगों को। चलिए, जो दो दो तरीके से अपना निर्माण कर रहे थे उनका। ठीक है सर, आइए। हो गया? ठीक, सवाल का हो गया। चलिए भैया, इसका भी हो गया। दोनों चीज़ कि वो डबल मेथड से करता अपना निर्माण। यीस्ट या खमीर भी आपका, इसको भी जमा देते हैं और अच्छे से। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक। हाँ सर, और आपको इसी में और जमा के भी दे दूँ मैं। तो आइए, ये दोनों का तो हो गया। हाँ सर, हाइड्रा का था तो हाइड्रा का भी लिख के देता हूँ आप लोगों को। चलिए आइए। तो हाइड्रा का भी हो गया, अर्थात अब आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा सर कौन कौन है जो डबल डबल मेथड से अपना निर्माण करते हैं। आप लोग स्पष्ट हो गया? हाँ सर, स्पष्ट हो गया सर हमें। क्लियर? हाँ सर। एल्गिया सवाल फ्रेगमेंटेशन मल्टीपल फिजन से, यीस्ट या खमीर आपका बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन से, हाइड्रा आपका बडिंग या फ्रेगमेंटेशन से करता है अपना निर्माण। क्लियर हो गया? हाँ सर, ये तीन को ही खास कर याद रखेंगे जो दोनों मेथड से करते हैं। बाकी कुछ जो छोड़ के फूल के बच्चे हैं उनका दिक्कत नहीं है, बाकी आप सिर्फ का सिंगल एग्जाम्पल याद रखेंगे। चलिए, जब हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ चुके हैं, अलैंगिक जनन पूरा पढ़ चुके हैं, अब बारी आती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की। तो चलिए, आज आपका टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आपका लैंगिक जनन का। ठीक। इस बार आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं कि सर इसमें दो पार्टनर की आवश्यकता होगी, है ना। तो चलिए आज आप चालू करते हैं आपका टॉपिक को, सीधाते हैं आपके मुद्दे पे। तो चलिए इसका मुख्य मुख्य बिंदु लिखाते हैं। बाकी आपको तो पता है मैं एनिमेशन के थ्रू चित्र दिखा दिखा के हर एक चीज़ समझा दूंगा आपको। चलिए, इसमें भी हमको जो मेन रूप से पढ़ना है सर, इसका भी दो हिस्सा होता है सर। इसमें एक हिस्सा होता है सर आपका एक प्लांट का ला, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। एक होता है सर आपका एनिमल रिप्रोडक्शन या आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ सर, तो हम अभी आज पढ़ेंगे उस समय एनिमल या
ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन जो होता है आपका, इसमें आप इसका अलैंगिक वाला हिस्सा देखें, प्लांट का आप अलैंगिक वाला हिस्सा देखें कि यहाँ सर उसके रूट से, उसके सूट से, उसके सूट से, उसके लीफ से, मेरे पत्ती से कैसे नए पेड़ का निर्माण करते हैं, वो उसका अलैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो ये आप ये वाला हिस्सा इसको देख चुके हैं प्लांट का। अब प्लांट का आप क्या देखेंगे सर? प्लांट का हम देखेंगे सर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर वो हम देखेंगे आपका सर बॉटनी जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम बॉटनी अगर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पढ़ाऊंगा ही, तो उसमें आप लोगों को ये वाला हिस्सा हम देखेंगे, ठीक, क्योंकि हम इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक। तो चलिए आप लोग पता चल कि सर हम यहाँ इसको पढ़ चुके हैं, इसका हम जिक्र बॉटनी में करने वाले हैं, तो हमको कुल मिला के यहाँ पढ़ना है एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए तो फिर इसको क्लियर करते हैं। पूरा क्रम आप याद रखते चलिए ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। मैं जहाँ जो पढ़ाता हूँ उसको आपको बताता हूँ कि मैं ये पढ़ेंगे उसके बाद हम वहाँ वो पढ़ेंगे करके। चलिए भैया, चलिए तो हम पढ़ने वाले सर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। चलो दोस्तों, सर सब इसकी विशेषताएं कुछ कुछ लिखा रहा हूँ जो आपको पहले से पता है, मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा, फिर मेरा काम लिखना है, मैं लिखूंगा ही कि यह जनन तंत्र जो है, जो ह्यूमन जनन तंत्र है, मानव जनन तंत्र है, मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मानव रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये आपका लैंगिक प्रकार का या आपका सेक्सुअल प्रकार का है, ठीक। लैंगिक प्रकार या लैंगिक प्रकार का जनन है, ये आपके सेक्सुअल टाइप जनन है। सेक्सुअल टाइप मतलब इसमें दो पार्टनर की आवश्यकता होगी, है ना, सेक्सुअल टाइप, ठीक है सर। इसमें दो अलग विपरीत लिंगों की आवश्यकता होगी ना? हाँ सर। चलिए तो यहाँ पे जब दो विपरीत बोला तो आप लोगों को ये सिंबल का मतलब समझा, तो सर एक ऐसा सिंबल होता है सर तीर वाला, सर एक ऐसा सिंबल होता है सर आपका प्लस वाला। बताइए घर को जोड़ करके बांध करके रखने का काम कौन है, या अगर जो अगर भटक जाए अपने रास्ते से तो घर को पूरा तोड़ सकते हैं, तबाह सकते हैं, और घर को एकता के सूत्र में बांधने का काम किसका होता है? तो हाँ सर वो हमारी माता का होता है। तो माता मतलब फीमेल, फीमेल मतलब ये आपका फीमेल का सिंबल है उसके सेक्स को रिप्रेजेंट करने का, और ये आपके मेल का है कि जो घर से बाहर जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है घर का काम करने के लिए, ये आपका हो जाएगा मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम का सिंबल, ठीक। हाँ सर। चलिए जब आपको क्लियर हो गया तो आते हैं हम इधर आपका और आगे। तो इसमें क्या है सर, इसमें दो अपोजिट प्रकार के ही आपके, तो उसको लिख दे रहा हूँ। इसमें सर टू पेरेंट्स की जरूरत है, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, सब मन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो जनक की जरूरत होती है, दो जनक की, एक पिताजी एक माता जी। हाँ सर। मगर सर दोनों आपके विपरीत लिंगी होने चाहिए, विपरीत लिंगी होने चाहिए, तभी आपका प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। तभी आप दोनों अपोजिट सेक्स होने चाहिए, एक मेल एक फीमेल। हाँ सर। तो इसमें सर एक नर भाग लेता है, एक मादा भाग लेती है, एक मेल एक फीमेल। तो एक नर, एक आपकी मादा भाग लेती है, एक मेल एक फीमेल। ठीक है सर। और दोनों मिलकर के क्या निर्माण करते हैं सर? दोनों अपने अपने गैमिट का निर्माण करते हैं सर, दोनों गैमिट का निर्माण करते हैं, गैमिट। तो इसमें जो आपको प्रजनन होता है या नए बच्चे का निर्माण होता है सर, वो गैमेट के बस होता है सर, गैमेट या युग्मक। सर यहाँ से नर आपका गैमेट और फीमेल गैमेट, तो क्या सर आपका गैमेट सर या युग्मक का निर्माण करते हैं, अर्थात
मादा अपने फीमेल गैमेट का निर्माण करेगी, मेल अपने मतलब मादा अपनी फीमेल गैमेट का युग्मक का निर्माण करेगी, और मेल या नर अपने नर युग्मक का या मेल गैमेट का निर्माण करेगा। सर मेल गैमेट कौन है? सर मेल गैमेट आपका सर हो गया स्पर्म, और फीमेल गैमेट हो गया सर आपका ओव्यूल या एग जो होता है आपका। ठीक ठीक है, ओव्यूल या आपका एग एग। ठीक, अर्थात आपका यहाँ पे शुक्राणु शुक्राणु और यहाँ पे आपका अंडाणु का निर्माण होता है। अर्थात मादा अंडाणु का निर्माण करती है, पुरुष आपका शुक्राणु का निर्माण करता है, और यही दोनों गैमेट जो आपका जो स्पर्म है ये शुक्राणु हो गया। ठीक है, और आपका हो गया ये आपको एग मादा का एग या अंडाणु हो गया। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, अर्थात ये एग के अंदर जब स्पर्म घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो दोनों मिलकर के एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय संरचना का निर्माण करते हैं, वही आपका कहलाता है जाइगोट। जब ऐसे मिल जाते हैं तो ये कहलाता है जाइगोट। जब ये अलग अलग रहते हैं तो ये कहलाते हैं आपके गैमेट्स या आपके युग्मक। ठीक, ये आपका मेल गैमेट मान शुक्राणु, और ये आपका फीमेल गैमेट यानी अंडाणु। और जब दोनों मिल जाए तो जाइगोट का निर्माण होता है, ये आपका यूनिसेलुलर होता है। सर कैसे? सर शुक्राणु अपने आप में एक सेल है, अंडाणु अपने आप में एक सेल है, दोनों मिलके तो सर ये यूनिसेलुलर कैसे रहे? तो दो कोशिकीय हो गया, एक कोशिकीय कैसे रहा? सर ये मेल वाला शुक्राणु एक कोशिका है, अंडाणु अपने आप में एक कोशिका है, दोनों कोशिका मिल गया तो ये द्विकोशिका होनी चाहिए। एक कोशिका कैसे है? यूनिसेलुलर कैसे है? तो दोस्त याद रखना है कि यूनिसेलुलर इसलिए है क्योंकि जब दोनों आ जा करके मिलता है तो दोनों मिल करके ही, जब दोनों मिल गए तो दोनों मिल करके ही अपने आप में, जैसे इसके अंदर स्पर्म प्रवेश किया और ये बड़ा वाला, जैसे इसके अंदर ऐसा एग स्पर्म गया समझ लीजिए आप, तो क्या होगा कि आपका स्पर्म जो है समझिए इसका आधा हिस्सा ऐसा डिजॉल्व हो जाएगा, समझिए इसका आधा हिस्सा ऐसा डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, और इसका जो वाला हिस्सा है इसका जो मेन केंद्रक है अंदर समझिए इसका, इस मादा के एग का, उसका केंद्रक इससे जुड़ जाएगा, उसका केंद्रक इससे जुड़ जाएगा। समझाने के तब तक याद रहे, जुड़ जाएगा ऐसे करके, बन जाएगा आपका एक ठो यूनिसेलुलर बन जाएगा। और वहाँ फिर इसी से आपका एक न्यूक्लियस बन जाएगा, एक न्यूक्लियस इसी से दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, ऐसे करके फिर अलग अलग शरीर बनेंगे, अंग बनेंगे, अलग अलग सेल बनेगी, बहुत सारे सेल से बहुत सारे टिश्यू से फिर आपका ऑर्गन से फिर आपका सिस्टम से पूरा बॉडी। इस तरीके से ह्यूमन बॉडी का निर्माण पूरा हो जाता है। आप समझ गए? हाँ सर समझ गए। इसलिए यह एक जो आपका जाइगोट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, याद रखेंगे। और जाइगोट क्या है? मेल युग्मक या मेल गैमेट का फीमेल गैमेट या मादा युग्मक में प्रवेश कर जाना ही आपका जाइगोट कहलाता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए भैया, इसी में इतना समझ गया आप? हाँ तो समझ गया। तो गैमेट्स क्या है, युग्मक क्या, आपको समझा दिए अच्छे से? हाँ सर समझा दिए, कोई दिक्कत डाउट नहीं है दोस्त। बहुत अच्छे से हम पढ़ते चलेंगे समझते हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप समझेंगे सर, दो ठो होते हैं सर, एक होता है आपका विविपेरस, ऐसा आप समझेंगे, विविपेरस, और एक होता है सर आपका ओविपेरस। सर अर्थात जो जिनमें बच्चे का जन्म 2 चरण होता है, 2 चरण मतलब सर पहला चरण और आपका सेकंड चरण। इसमें आपका सर विविपेरस केवल एक चरण बच्चे का निर्माण होता है। सर कैसे? पहले इसमें एग बनेगा, फिर एग से आपका चाइल्ड बनेगा, बच्चा बनेगा। तो ऐसे जो भी जानवर, जैसे मुर्गी का पहले अंडा आता है, फिर अंडे से बच्चा बनता है, तो मुर्गी आपकी ओविपोरस हो गई। तो कोई भी ऐसे जीव जंतु जिनका पहले अंडा आता है फिर अंडे से बच्चे का जन्म होता है, जैसे सांप के बच्चे, मुर्गी के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, वो सब आपके ओविपेरस में आ जाते हैं। ओवी माने सर ओव्यूल माने अंडा, आपको याद है ओवी माने आपका ओव्यूल माने सर आपका एग या अंडा, ऐसे याद रखेंगे, एग या अंडा, ओव्यूला से अंडा करके। हाँ सर, तो जब भी अंडा का निर्माण पहले हो फिर उससे बच्चे का निर्माण हो, वो ओविपोरस में आता है, विविपेरस, जहाँ सीधा आपके
चाइल्ड का निर्माण होगा वही आपका विविपेरस है, अर्थात मानव हम जो इंसान है, मनुष्य हैं, हम विविपेरस समूह में आते हैं, विविपेरस हम हैं। ठीक, तो हम आ गए ये सबका मानव या ह्यूमन, ठीक, विविपेरस में है। और यहाँ आपका जैसे बर्ड्स है ना, मुर्गी मतलब मुर्गी, हैन, कॉक, ठीक, आपका जो आपका स्नेक, ठीक है सर, ठीक, तो आप समझ गए होंगे। तो इंसान किस में पूछेगा कि इंसान कौन सा जीव है, विविपोरस, ओविपोरस, विवि और ओविपोरस, विविपोरस या ओविपोरस। तो सर उसका आंसर होगा केवल विविपोरस, इंसान विविपेरस है, याद रखेंगे। देखिए सर ओवी पोरस अगर मैं लिखता हूँ मीनिंग इन हिंदी तो क्या दिखा रहा है आपको सर? देखिए अंडोत्पन्न करना, ठीक, हाँ, तो अंडा उत्पन्न करने वाला आप समझ गए। हाँ सर, अच्छा जो भी जीव जिनके, देखिए ये चार्ट लगा देता हूँ मैं सर। सर आपका कहाँ चल गया भैया? सर ये आपके ओविपोरस, ये आपके विविपेरस सर, ठीक, ओविपोरस ये हो गए अंडे से निर्माण वाले, ये आपके विविपेरस हो गए सर, ठीक। तो लगवा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, लगा दे रहा हूँ डायग्राम, अगर आपको डाउट ना रहे इंसान किस में आते हैं, विविपोरस में कि ओविपोरस में, ठीक है। हाँ सर, चलिए भैया, तो डायग्राम को हम यहाँ से निकालते हैं, नेक्स्ट पेज डालते हैं, यहाँ इस पेज को लगा देते हैं ताकि इंसान आपको याद रहे कि भैया आपके में आप एक विविपोरस हैं, इंसान एक विविपोरस है, इंसान एक विविपोरस है, जीव जंतु विविपोरस हैं, जो डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं और जो अंडे का निर्माण करते हैं वो आपके ओविपोरस हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, चलिए भैया, और सर यूनिसेक्सुअल आप शब्द सुनते हैं सर, यूनिसेक्सुअल होना, जैसे हम सब के सब, आप यूनिसेक्सुअल है चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आप यूनिसेक्सुअल है, मैं यूनिसेक्सुअल हूँ। कहने का मतलब सर क्या कि हम केवल दो युग्मक थे, दो गैमेट थे, उसमें से हम केवल, अगर मैं मेल हूँ तो मैं केवल स्पर्म का निर्माण कर सकता हूँ, जो महिला है वो ओव्यूल या एग का निर्माण कर सकती है, मैं शुक्राणु का निर्माण कर सकता हूँ, वो अंडाणु का निर्माण कर सकती है। अर्थात हम केवल एक यूनी मने हम केवल एक सेक्स का निर्माण कर सकते हैं, यूनिसेक्स, एक ही सेक्सुअल ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सिर्फ स्पर्म बनाएगा मेल और आप वो, तो इसलिए इंसान आपके कैसे सर, आप इंसान आपका जो ह्यूमन है आपका यूनिसेक्सुअल है होता है। हाँ सर, वो आपका विविपोरस होता है। हाँ सर, तो सर क्या आपको कूट में जमा के दे सकता है, ठीक है, विविपोरस होता है। हाँ सर, विविपेरस होता है। हाँ सर, ठीक, तो ह्यूमन आपका यूनिसेक्सुअल होता है, ह्यूमन मनुष्य यूनिसेक्सुअल होता है, विविपेरस होता है ना, जाइगोट का निर्माण करता है, ठीक, माने उसका गैमेट का निर्माण करता है, गैमेट माने युग्मक का निर्माण करता है, युग्मक का निर्माण करता है, ठीक है। पहले कुछ क्वालिटी लीजिए, से घुमा क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधा जाते हैं भैया अपने सेक्सुअल ऑर्गन को पढ़ने। उससे पहले आप ये समझिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपको कल एग्जाम में देता क्वेश्चन कि बताइए ह्यूमन ओविपोरस है विविपेरस है, इतना इजी से क्वेश्चन पूछता जो आपको 1 सेकंड में समझ में आ रहा है, उसके लिए आप गलत करके आते हो, वहाँ पे आपका नंबर कटता। तो सोचिए आपको कितना पछतावा होता है। आप क्या बोलते हैं, पता नहीं यार कहाँ से क्वेश्चन बना रहे पूछ रहे, एकदम पूरे बकवास हो गए हैं, PSC व्यापम वाले पूरे लोग डीआरडीओ और इसरो का एग्जाम समझ लिए, टफ पेपर बना रहे हैं। दोस्त वो बहुत ईजी पेपर बना रहे हैं यार। विविपोरस ओविपोरस समझने में कितना टाइम लगा सर? ओवी से ओव्यूल, ओव्यूल माने एग, एग माने अंडा, जो अंडा से जन्मने का बच्चा ओविपोरस। सर विविपेरस जो डायरेक्ट बच्चे का जन्म होता है बिना अंडे के, वो आपके भाई विविपेरस। हाँ सर, यूनिसेक्सुअल अर्थात मैं सिर्फ केवल एक ही गैमेट का निर्माण कर सकता हूँ। अगर मैं मेल हूँ तो मैं शुक्राणु बना सकता हूँ, जो महिला है वो अंडाणु बना सकती है। हाँ सर, तो यूनिसेक्सुअल होंगे हम लोग। आपके पास आप ह्यूमन बॉडी, आप मेल है चाहे फीमेल, आपके पास एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है ना, कि आप अकेले ही बच्चा जन्म कर सकते हैं? नहीं, तो सर जो अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकता सर वो यूनिसेक्सुअल ही होगा ना भाई, जाहिर सी बात है। हाँ सर, क्योंकि हम दोनों यूनिसेक्सुअल है, इसलिए हम लोगों को पार्टनर की आवश्यकता होती है दूसरे युग्मक, दूसरे गैमेट के लिए। इसलिए आजकल आप देख रहे हैं कि सर पार्टनर की आवश्यकता का मतलब क्या है कि अब आजकल क्या हो रहा है कि भाई सरोगेसी, आप सुनते हैं सरोगेसी। अगर एक मादा को लेकर क्या है, उसका गर्भ उधारी में ले लिए, गर्भ उसको उधारी में ले लिए, और उसको गर्भ उधारी में ले लिए और बोले भैया कि इसमें
इनके गर्भ में, इनके जो भ्रूण है उसमें स्पर्म को किसी पुरुष और का स्पर्म बिना एक टेस्ट ट्यूब, एक नली मिली है, नली से इंजेक्शन के माध्यम से इनके भ्रूण में डाल दिया गया और वहाँ से भी बच्चे का निर्माण हो गया। अब बताइए, वहाँ तो पार्टनर की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यही बता रहा हूँ कि पार्टनर जरूरी नहीं है, पीढ़ी बढ़ाने के लिए गैमेट जरूरी है, युग्मक जरूरी है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। अर्थात कुल मिला के एग आपके पास होना चाहिए, ओव्यूल होना चाहिए, ओव्यूल अंडाणु होना चाहिए, और आपका कुल मिला करके आपका शुक्राणु होना चाहिए, शुक्राणु और अंडाणु होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे जब कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क, ये भी अलग तरीके के प्रिंसिपल पे काम करना चाह रहे हैं। इनका सपना है कि बच्चा पैदा करने में आप टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, आप कमाने धमाने में टाइम वेस्ट कीजिए। मंगल ग्रह पे मैं पूरा नई जिंदगी बसाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपका ऐसे बड़े बड़े आपके बायोलॉजिकल थैले बनाए जाएंगे, जिसके अंदर आपका स्पर्म डाल दिया जाएगा पुरुष का, और मादा का डाल दिया जाएगा ओव्यूल, एग या अंडाणु। तो पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिला करके इस पूरे थैले को, जैसे मादा का थैला होता है जिसमें बच्चा रहता है, समझिए वैसा ही थैला बनाया जाएगा बायोलॉजिकली, और उसमें सब न्यूट्रिशन डाल डाल के बच्चे को डेवलप कर दिया जाएगा। तो ऐसा दिमाग चल रहा है उनका भी, ठीक है। तो ये सब आप समझ रहे हैं। तो कुल मिला करके आपको बच्चे के पैदा करने के लिए आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, उसके युग्मक की जरूरत होती है दोस्त, है ना। चलिए, हम अगर यहाँ पे आप देखेंगे सर मादा तो जरूरी है सर, अभी भी ये नहीं बना है, डेवलप नहीं हुआ है सब चीज। आगे आगे आकर के मादा का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, फीमेल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मगर अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिंदगी में क्यों अपनी माँ को, अपनी बहनों को इतनी इज्जत देना चाहिए, कि वही है जो पूरी धरती पे जिंदगी को चलाए हुए हैं। क्योंकि अब देखें यहाँ जो लेडीज थी, सर यहाँ जो लेडीज थी सर, इनका तो बहुत जरूरी है योगदान है सर। ये नहीं रहेंगे तो बच्चा नहीं बनेगा, भले पुरुष या इनके साथ रहे ना रहे, पुरुष तो किसी भी पुरुष का स्पर्म आ जाए तो सर इनके अंदर उसको इंसर्ट करा कर उस स्पर्म को एक नए बच्चे का निर्माण किया जा सकता है, एक नई जिंदगी का निर्माण किया जा सकता है। मगर अगर मादा ना रहे तो आप स्पर्म रख करके भी, पूरी दुनिया के पुरुषों का स्पर्म रख करके भी, और अगर एग दे दे तो भी आप अभी बच्चे का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ गया बात? हाँ सर, इसलिए आप अपने माताओं का, बहनों का, बीवियों का, बहनों का, समाज में जितनी भी हमारे महिला वर्ग समूह के हैं उनका इज्जत कीजिए, क्योंकि अभी भी धरती पे जिंदगी और जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारी माताओं बहनों की वजह से ही संभव है। ठीक, चलिए भैया, क्लियर हो गया? आते हैं सर प्रजनन के हम कुछ चरण देखते हैं। तो अब आप समझ में आ गया। हाँ सर, आपका स्पर्म बनना चाहिए, फिर आपका शुक्राणु बनना चाहिए, अंडाणु बनना चाहिए। मैं बार बार आपका स्पर्म और एग या आपका शुक्राणु अंडाणु नहीं लिखूंगा, कोई भी एक चीज़ लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। हाँ सर, हम समझ जाएंगे। चलिए, तो आइए आगे आते हैं कि हम पढ़ने वाले आपके प्रजनन के चरण, इसको अच्छे समझेंगे या आपको चित्र में समझाऊंगा, आप नॉर्मल समझेंगे मेरे लैंग्वेज में, क्योंकि मेरे लैंग्वेज समझने के बाद आपको फिर दोबारा कभी दिक्कत, डाउट नहीं होगा। तो प्रजनन के चरण, ठीक है सर, या फेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब किस कैसे चरण होते हैं? तो फेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। हाँ सर, तो सर आप लिखेंगे सर, कुल मिलाकर सबसे पहली बात यही पूछ लेगी सर, बताइए प्रजनन के चरण कितने होते हैं? तो आप सब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा दे दे, तब क्या मारेंगे सर? आपको नहीं पता। मैं बोला ना कि आपको सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है आपको, तो वाह 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 क्या मस्त सर पढ़ाया, मजा आ गया एकदम, ऐसे एग का निर्माण हो रहा है, इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, इस वजह से स्पर्म का निर्माण होता है, बस आपको लगता है वाह मजा आ गया, मजा आ गया। अरे एग्जाम यहाँ से पूछेगा आपके प्रजनन के कितने चरण हैं, इससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं अभी आपके, ठीक है। तो पहले तो ये नहीं पता, बताइए कितने चरण है, कमेंट में बताइए। ऑप्शन दूं? चलिए लिखिए 3 4 5 6। कितने चरण है बच्चे के पैदा होने के? कितने चरण होते हैं? नहीं पता ना? पता तो कमेंट कीजिए, देखूँ मैं आपको कितना पढ़े हैं भैया, कितने अच्छे अच्छे किताबों से पढ़े हैं, कितने अच्छे अच्छे कोचिंग से पढ़े हैं। चलिए जवाब दीजिए, बस यही मार खा जाएंगे आपने। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सब पढ़ के गए हैं पूरा कि सर ये मादा का ऑर्गन होता है, ये ओवरी होती है सर, 2 ओवरी होती है, सर यहाँ से करके सर आपका निकलता है सर, आपका यहाँ से सर कैसे ऐसा होता है सर, सरसना सर, ये सर आपका फेलोपियन ट्यूब होता है सर, पतला फेलोपियन ट्यूब होता है सर, फेलोपियन ट्यूब सर पतला सा,
तो मतलब फैलोपियन ट्यूब होता है सर करके, तो सिर्फ फैलोपियन ट्यूब होता है, यहीं पे आपका गैमेट जाकर के आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण होता है, फिर जाइगोटा से यहाँ से आकर के यहाँ के दीवार पे चिपक जाता है, फिर वहीं पे भ्रूण का निर्माण होता है, फिर यहीं पूरा बच्चे का निर्माण होता है, बच्चा बड़ा होता है। वाह सर वाह वाह मजा आ गया। अरे दोस्त ये चुटकी का काम है सब पढ़ना, समझ में आया बात। क्वेश्चन किस जगह से बनेंगे आपको ये पता होना चाहिए पहली बात। दूसरा, आपको अपने शरीर के अंग के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आया बात कि आपका एक नई पीढ़ी इस दुनिया में कैसे आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लिखते चलिए। आइए, तो कुल मिलाकर के इसमें हम देखेंगे 6 चरण, 6 फेजेस। ठीक, हाँ सर 6 चरण या 6 फेजेस हम देखेंगे। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए चरण 6 है, और अगर उसको स्टेजेस में तोड़े तो याद रखेंगे सर ये 3 स्टेज में टूटता है सर आपका। वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। आपका अगर चरण बोलते 6 चरण में 6 फेज में, और स्टेज में 6 में सर, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये तो आपको याद रहेगा। हाँ सर याद रहेगा। मैंने फर्टिलाइज होने से पहले, जाइगोट बनने से पहले का, जब जाइगोट बना तब का, और जाइगोट बनने के बाद का। ठीक, हाँ सर। चलिए तो पहले आप लिए भी लगा देता हूँ मैं। ठीक, चलिए ये आपको लिख लगा देता हूँ मैं। 3 चरण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ मैं आपको कोई अलग लिखाऊंगा तो इसको यहाँ कट करता हूँ, एक पेज देता हूँ, आपको लगाता हूँ यहाँ पर। आप सब समझेंगे सर जाइगोट निर्माण क्या होता है सर, क्या होता है सब, फलना नहीं, हम सब समझ लेंगे। मैं आपको समझाऊंगा ही, मैं उसी को तोड़ करके 6 स्टेज में तोड़ के बताऊंगा आपको मैं। देखिए सर ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया सर। मेल अपना स्पर्म दिया, हाँ सर 23 क्रोमोसोम्स है इसमें। मादा अपना एग दी सर, 23 क्रोमोसोम है। ये एक अपने आप में सब सेल है, ये अपने आप में एक सेल है सर। ये पूरे सब मानव शरीर की सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका है, और मानव शरीर की सबसे लंबी सेल है कोशिका आपकी न्यूरॉन होती है। सबसे छोटी सेल ये कोशिका आपकी स्पर्म होती है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। आइए इस पे, जब यहाँ से आपका, तो पहले आपका सर पहला जब आपका स्पर्म आया तो ये जाइगोट बनना, जब दोनों मिलता है तो उसे कहते हैं जाइगोट। जब आपका स्पर्म और आपका एग मिल जाता है तो कहलाता है जाइगोट। तो जाइगोट से पहले क्या, अर्थात एग का, स्पर्म का निर्माण होना, ये आपका एक चरण हो गया प्री फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट के मिलने को ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जाइगोट के बनने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इससे पहले का तो प्री फर्टिलाइजेशन, प्री माने पहले का। पहले क्या होता है सर, जाइगोट निर्माण से पहले क्या होगा सर, जो जाइगोट के निर्माण में स्पर्म और एग का जरूरत होता है, तो स्पर्म और एग कहीं बनेगा तो हाँ सर, स्पर्म और एग बनने का जो चरण है, उसका निर्माण होने का जो चरण है, वो प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा। हाँ सर फर्टिलाइजेशन जहाँ आपके स्पर्म और एग मिल गया, ये आपका फर्टिलाइजेशन कहला जाएगा। और मिलने के बाद का चरण, जहाँ मिलने के बाद इस जाइगोट के बाद से पूरा ह्यूमन का बेबी बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो आपका कहलाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? हाँ सर। ये 3 आप यहाँ पे स्टेज पढ़ लिए, प्री आपका, और जाए यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन, आपका फिर पोस्ट। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए समझ गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं। चलिए भाई अच्छे समझ गए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भैया आते हम अपने बैक स्टेज पे। अब आपको समझना है सर, ये 3 चरण तो आप देख लिए, मगर 3 चरणों को, ये 3 स्टेज को ही आपका 6 चरणों में तोड़ा जाता है। कितने में सर? 6 चरण में तोड़ा जाता है। पहले क्वेश्चन सर, फर्टिलाइजेशन क्या है? मादा
युग्मक और नर युग्मक अर्थात मादा युग्मक बोले तो अंडाणु या एग, पुरुष युग्मक या गैमेट बोले तो आपका स्पर्म या शुक्राणु, दोनों का आपस में मिलना ही आपको कहलाता है, दोनों मिलकर के बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट का निर्माण करना ही कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक, हाँ सर। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? जाइगोट का निर्माण करना ही आपका फर्टिलाइजेशन है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। याद हो गया? हाँ सर। आइए तो हम 6 चरण पढ़ेंगे आपका। लिखिए, इसमें सबसे पहला इसका चरण लिखेंगे आप, सबको मैं समझा दूंगा। सर पहला आपका युग्मक जनन माने गैमेटोजेनेसिस है ना भाई। युग्मक माने मादा युग्मक एग, पुरुष युग्मक आपका स्पर्म, दोनों का निर्माण होना। हाँ सर, निर्माण होगा तब तो जाएगा ना, निर्माण होगा फिर ट्रेवल करेगा फिर जाके आपस में मिलेगा तो जाइगोट बनेगा। हाँ सर, पहले दोनों का निर्माण होगा सर, एग का सर, आपके स्पर्म का सर, दोनों का निर्माण होगा, फिर दोनों ट्रेवल करेगा, फिर कहीं ट्रेवल किया तो ये दूसरा चरण हो गया, ये फर्स्ट चरण, दूसरा चरण, तीसरा दोनों जाके जहाँ मिल गया, दोनों मिल गया प्लस हो गया तो तीसरा चरण, इसके बाद इसका डेवलपमेंट होगा तो चौथा, पांचवा, छठवा, है ना। चलिए, फिर उसका वहाँ से जाइगोट बनने के बाद आपका वहाँ करके आपके मादा के जिस हिस्से में आकर चिपक जाता है समझिए जाइगोट, फिर वहाँ पे भ्रूण का डेवलप होता है चौथा चरण। ठीक है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है आपको पांचवा चरण ऐसे करके पूरा पढ़ते रहेंगे। तो समझ गए आप बात को? हाँ सर। चलिए भैया, हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे एकदम आराम से, चिंता की कोई बात नहीं। चलिए आइए, पहला क्या होगा सर आपका? पहला है युग्मक जनन। तो युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस ठीक, हाँ सर, गैमेटोजेनेसिस। चलिए पहले इसको समझा दूं मैं। सर गैमेटोजेनेसिस क्या है? सर कुछ नहीं सर, गैमेट मतलब युग्मक है, युग्मक मतलब जन्म, युग्मक का जन्म होना, गैमेट का जन्म होना। सर कैसे? सर गैमेट दो होते हैं, आपको पता है सर। एक होता है मेल गैमेट जिसको बोलते हैं स्पर्म मतलब शुक्राणु, एक होता है फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं आपका एग या आपका अंडाणु। सर दोनों बनते कैसे हैं शरीर में, या बनेंगे तो इनके जो दोनों का जो निर्माण हो रहा है वही है आपका, दोनों का निर्माण होना, इन दोनों का निर्माण होना, इन दोनों का फॉर्मेशन होना, इन दोनों का प्रोडक्शन होना ही आपका कहलाएगा गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। समझ गए? हाँ सर। तो सबसे पहले भैया बच्चों ने सबसे पहला स्टेज क्या है कि भाई स्पर्म और एग मिलना चाहिए, उससे स्टेज क्या है कि स्पर्म और एग बनना चाहिए, है ना। हाँ, इसमें आप क्या देखते हैं कि इस व्यास को सुनेंगे, इससे बहुत लोग प्रभावित है। आप देखते हैं सर वर्तमान समय में आप देखें कि जैसा दिनचर्या हो गया है कि दिन भर पूरा इतने सारे धूल डस्ट में पॉल्यूशन में पूरा काम करना, है ना, इतना गंदे वातावरण में काम करना, पूरे इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करना, फिर इतना धूल डस्ट खाते हुए आना जाना, फिर वर्क का बहुत ज़्यादा हेडेक लेना, पूरा दिमाग को एकदम टेंशन में रखना, हैरेसमेंट में रहना, वर्कलोड ले लेके अपने आप को फ्रस्ट्रेट रखना, टेंशन में रहना। हाँ सर, वो सब, फिर आपको घर जाना, चिड़चिड़ाहट आपके अंदर भरे रहना, फिर ठीक से खाना ना खाना, फिर रात में देर रात तक आपको नींद ना आना, मोबाइल चलाते रहना, रात भर जग करके मोबाइल चलाते रहना, है ना, आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मस्त फंटियाना, मस्त बतिया रहे हैं और इस टाइप का। और जो सब्जी भाजी खा रहे हैं सब में पूरा इंजेक्शन वाला सब्जी भाजी सब चीज़ खाना, सब चीज़ पूरा दिनचर्या जो आदमी का हो गया ना, इतना दौड़ा भागी, इतना स्ट्रेसफुल, इतना टेंशन वाला, इतना मतलब कि जब सोना चाहिए तो जागना चाहिए सो रहा है ना, जब खाना चाहिए तब खा नहीं रहा है, जब खाना चाहिए तब नहीं खा रहा है, नहीं खाना चाहिए तब खा रहा है ना। तो इससे होता है जब हाँ ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, स्मोक करना, लोगों को बहुत फैशन लगता है, वाह मज़ा आ गया टाइप का। तो दोस्त उसके बाद होता क्या बताइए सर? उसके बाद होता है कि यही जो युग्मक सबसे पहला स्टेज है युग्मक निर्माण, इसमें आ जाता है डाउनफॉल, इसमें आ जाती है कमी, अर्थात मादा के में, फीमेल के में एग का निर्माण सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में, जितने नंबर चाहिए, जितने क्वालिटी चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए उतना नहीं हो पाता है। और पुरुष में वैसे ही स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। फिर होता क्या है? फिर होता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मस्त बतिया रहे हैं, रात भर जग करके फुल क्या फ़ोन वोन चला रहे हैं, फुल 7 मिनट की दारू सिगरेट पी रहे हैं, मस्त मज़ा कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। काम का टेंशन ले रहे हैं, वर्कलोड ले रहे हैं, आपस में किचिर कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। फिर दोनों एक दिन हाथ थका के शादी ब्याह कर लेते हैं। शादी भी होता है, फिर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनती है।
शारीरिक संबंध बच्चे की उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए बनाते हैं, और फिर आज पता चलता संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तब जाकर डॉक्टर बताते कि आप जो है दोनों के में या किसी एक के में उनका जो स्पर्म है वो सही मात्रा में, सही क्वालिटी का, सही नंबर में निर्माण नहीं हो रहा है, या मादा के में सही अंडे का सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी का निर्माण नहीं हो रहा है, जिस वजह से आपका बच्चा नहीं हो सकता। इसलिए फिर लोग जूझते हैं, फिर अलग अलग डॉक्टर को दिखाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो बहुत सारी दवाई चलाता है, पूरा मस्त भर भर के दवाई आप खाएंगे, तब जाके बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद आपका ले दे के अगर बच्चा हुआ तो हुआ, नहीं तो बहुतों का बच्चा फिर नहीं होता है। तो दोस्त, इस चीज़ का जन्म कहाँ से हुआ? आपके गलत दिनचर्या से। तो अगर आप अपना दिनचर्या सुधार लिए, क्यों पेरेंट्स बोलते हैं बेटा सुबह उठा करो, रात में जल्दी सो जाया करो, मोबाइल कम चलाया करो, जब आपको लगता है ना कि यार टोकते रहते हैं, टोकरा टोकरी लोगों को क्या पता है आजकल का ज़माना है, तो बस दोस्त उनको सब पता है। अगर आप उनका बात माने होते तो आज आपको संतान उत्पत्ति के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। कभी अभी आप उस स्टेज पे नहीं गए हैं, इसलिए आपको दर्द नहीं पता। जाकर उस पेरेंट्स से मिलिए 7-7 साल शादी को हो गए, 10-10 साल, 12-12 साल हो गए, और बच्चे के लिए हर एक अथक प्रयास परिश्रम कर लिए, उनको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। जाकर एक बार उनका दर्द पूछिए आप कि उनको कैसा लगता है। जब दूसरे के बच्चों को देखते हैं, अपने से छोटे छोटे भाई बहनों के शादी होने के बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, जिनका शादी 10 साल बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरता है आपको अंदाजा भी नहीं हो। तो बस दोस्त, यही मेरा बोला कि मेरा ज्ञान का असर सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं, दैनिक ज्ञान जीवन में भी होना चाहिए। तो आप में जो भी माताएं हैं, जो भी मेरे भाई हैं, ये बहनें हैं मेरी, सबसे निवेदन है कि अपने दिनचर्या में सुधार लाइए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश, जल्दी में एकदम 4 बजे नहीं उठना है, आराम से 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, उससे लेट मत कीजिए। रात में जल्दी सो जाइए, मोबाइल मत चलाइए बहुत ज़्यादा, मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाने से जो रेडिएशन, जो लाइट पड़ता है आँखों में, अंधेरे मोबाइल मत चलाइए। बहुत ज़्यादा 24 घंटा हेडफोन लगा कर गाना मत सुनिए। बहुत ज़्यादा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बीच में मत रहिए, उसका असर पता नहीं चलता, और सब आपके शरीर के ऑर्गन्स को वो डैमेज करते रहता है। तो आप सबसे निवेदन है कि भाई इस चीज़ का ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, खाने में हरी सब्जी भाजी लीजिए, भले इंजेक्शन वाला ही सही, मर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फल फ्रूट लेना चालू कीजिए, जूस पीना चालू कीजिए। जो साथ में आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फैशन बना है कि साथ में बैठ के बियर पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो गर्लफ्रेंड बोलती है वाह मेरे बॉयफ्रेंड कितना अच्छा मेरे को साथ में बैठा के दारू पिलाता है, वाह वाह वाह। वो आपको जहर पिला रहा है, उसको भी नहीं पता है, और उसके जीवन के लिए भी जहर होगा जब आपसे विवाह कर लेगा, अगर कर लिया गलती से तो। कि भाई आजकल अधिकतम जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनका विवाह तो होता नहीं है, सत्यता है। तो भाई उसके बाद आपके जब बच्चे होने में दिक्कत हो जाएगा दोस्त। तो उसके आज से सुधार चालू कीजिए, क्योंकि अचानक से नहीं सुधरता। शादी के बाद 12 साल भटकेंगे, उससे आज से सुधार चालू कीजिए। आने वाले 3 से 4 साल में आपको बॉडी सही हो जाएगा, तो जब शादी होगा तब आपको संतान उत्पत्ति के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आपको मरना नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए यही समझाना था, क्योंकि मुद्दा पढ़ना नहीं है, मुद्दा है जो पढ़े हैं उसका सही मायने में हमको उसका समझना, वैल्यू समझना। चलिए, तो पहला स्टेज सर युग्मक जनन का। चलिए इस बार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा दूं। आइए, अब बार बार मैं नहीं बोलूँगा दोनों का मतलब क्या होता है, स्पर्म, अंडाणु, 4 शब्द नहीं बोलूँगा, लिखवा रहा हूँ हिंदी में दोस्त। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों समझ जाएंगे, इतने होशियार हैं हमारे देश के बच्चे। चलिए, तो बचल के सर क्या होता है सर? गैमेटोजेनेसिस का मतलब है आपका मेल के, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसका मतलब है सर आपका निर्माण होना, ये फॉर्मेशन होना किसके सर? आपके स्पर्म के और आपके एग का निर्माण होना। ठीक है सर। एगो को आपका, जहाँ पर एगो को हिंदी में डिम्ब भी बोलते हैं, याद रखेंगे, डिम्ब भी बोलते हैं या अंडाणु भी बोलते हैं। तो डिम्ब बोले, अंडाणु बोले, याद रखेंगे, उसी का बात कर रहा है। स्पर्म माने शुक्राणु होता है, याद रखेंगे। अब पुरुषों को पहले ही बताया हूँ कि आप समझते हैं कि सर वीर्य और स्पर्म एक है, तो दोस्त पूरा गलत है आपका सोचना। वीर्य अलग है, स्पर्म अलग है, आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक, फिर से नहीं समझाऊंगा, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज रखते चलिए आप। तो इन दोनों के निर्माण को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर हो गया? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस स्पर्म, शुक्राणु या एग, डिम्ब या अंडाणु के निर्माण को ही कहते हैं आपका गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। क्योंकि ये आपका मेल का है शुक्राणु, तो ये आपका फीमेल की है, फीमेल का है। ठीक, चलिए लिखिए कुछ और फैक्ट इसके बारे में कि मनुष्य में ह्यूमन में युग्मक निर्माण बोलूंगा मैंने, दोनों का सब ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो युग्मक निर्माण, मैंने दोनों का बात कर रहा हूँ मैं, तो मनुष्य में युग्मक निर्माण अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण का जो उम्र है, न्यूनतम आयु युग्मक निर्माण की, मैंने कब से शरीर में बनने लगता है, युग्मक निर्माण की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु मतलब किस मिनिमम एज में मादा में एग का और पुरुष में आपके स्पर्म का निर्माण होना चालू हो जाता है, वही लिखवा रहा हूँ कि मनुष्य में युग्मक निर्माण की न्यूनतम आयु आपकी है जो वो है आपकी 11 से 18 वर्ष, अर्थात 11 से 18 वर्ष के बीच में किसी भी और एज में, चाहे 11 वर्ष से चालू हो जाए, चाहे 12, 13, 14, 15, 16, 17 या 18 में जाके किसी का होता है, तो इसी एज के बीच में आपका युग्मक निर्माण होना चालू होता है, आपका गैमेट का निर्माण होना चालू होता है। याद रखेंगे, युग्मक निर्माण की जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु आपकी 11 से 18 वर्ष की आयु है। ठीक, हाँ सर। चलिए, बोला ऐसा ऐसा फैक्ट जानेंगे जो आपको पता नहीं था आज से पहले। आप सिर्फ बोला ना, सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ते थे दोस्त, उससे पहले इतने सारे क्वेश्चन है जो एक लाइन के हैं, मैं पूछ देता तो आप दांत चियार करते हैं, एग्जाम में नहीं बना है, फेल हो जाऊंगा, पोस्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो इस दर्द से, क्योंकि हम भी दांत चियार के आए और ऐसे हम भी रोए, अरे यार नहीं बना यार, रो रहा हूँ यार, टेंशन लिए, फ्रस्ट्रेशन लिए, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो आप हैं, आप जो भी हैं, आपको एक दिन देखना पड़े, आप उस फ्रस्ट्रेशन वाले स्टेज से गुजरे जिससे हम गुजरे हुए हैं। तो इसलिए दूसरों की गलती से देख के सीख लीजिए ताकि आपको गलती ना करना पड़े। ठीक, जब मैंने सारी गलतियां की जो अभी आप कर रहे हैं, तभी मैं समझ में आया कि हाँ, कहाँ उन गलतियों को सुधारना और किस एज में उन गलतियों को सुधारना जरूरी है। इसलिए मैंने ये टीचिंग का प्रोफाइल चुना कि शायद मेरा जो लाइफ में जो कीमती समय बर्बाद हुआ, सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, वो कीमती समय आपका बर्बाद ना हो और आप सही मार्गदर्शन पा सकें। इसी उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाना चालू किया हूँ। तो आप लोग अभी देखिए, फ्री में ही यूट्यूब में कंप्यूटर पढ़ा ही रहा हूँ, और उसमें भी देखा मैं बहुत अच्छे लेवल के, मतलब इतना, मैं खुद यूट्यूब देखता हूँ, इतना समझा करके आपको कोई कंप्यूटर नहीं पढ़ाया, पूरे यूट्यूब में कोई इतना समझा करके कंप्यूटर नहीं पढ़ाया। मगर हुआ क्या, जब इतना समझा के पढ़ाने लगा तो बच्चे शुरू मस्त पसंद किए, बाद में बच्चों का हिम्मत टूट गया, कंटिन्यूटी रहती नहीं है बच्चों के, हमें पेशेंस रहता नहीं है, फिर बच्चों की संख्या होने लगी कम, और गिर के पहले दिन में प्रथम व्यू में सिर्फ 200-300 बच्चे देखने वाले बच्चे गिन करके। हालांकि एक दिन में उसको 100-600-700 बच्चे देखते हैं, वो मैटर नहीं करता। और जो मेन बच्चे जो शुरू में वीडियो डाला और देखते हैं, इसको अपना टाइम शेड्यूल बना के रखें, इस टाइम पे मुझे देखना है, इस टाइम पे क्लास देखना है, सिर्फ 200 से 300 बच्चे हैं वो। और शुरू में 1900 2000 बच्चे रहते थे तो ये वाली बात है। तो आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। इसलिए बोलते हैं, इसलिए सरकार पद क्यों कम निकालती है। तैयारी करने वाले बच्चे 10 लाख है, पद निकलता है सिर्फ 100-150, क्यों पता है कि 100-150 ही हैं जो सही मायने में अपने आप को पोस्ट के लिए काबिल बना रहे हैं। बाकी सब तो भेड़ बकरियों का भीड़ है। आप देखिए, आप अपने आप को भेड़ बकरियों की भीड़ में शामिल करना है कि आप वो उन पोस्ट लेने वाले हाई क्वालिफाइड कंपिटिटर्स में तब्दील करना है। ठीक, चलिए भैया, तो 11 से 18 वर्ष हो गया। हाँ, और इसे ही आपका यौवन आरंभ होने, मतलब जवानी, इसलिए क्योंकि इस समय आपका गैमेट का निर्माण होना चालू हो गया, इसलिए इस एज को आपको बोलते हैं यौवन आरंभ का एज। यौवन आरंभ होने में आप जवान होना चालू हो गए हैं, तो यौवन धन आरंभ होने, यौनारंभ। ठीक, यौनारंभ का एज कहते हैं। ठीक है, ऐसे कहते हैं आपका प्यूबर्टी एज। ये क्वेश्चन पे पूछ ले, बताइए आपका प्यूबर्टी एज क्या है। तो रियल में प्यूबर्टी एज पूछने का मतलब ये जानना चाहता है कि आपका स्पर्म और एग कब किस एज में निर्माण होता है। तब बोले यौनारंभ या प्यूबर्टी एज किसे कहते हैं, तो 11 से 18 वर्ष की एज को आपका यौनारंभ या प्यूबर्टी एज कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। तो क्या हुआ तेरा वादा? कुछ नहीं हुआ वादा। पढ़िए लिखिए और पोस्ट पाइए, सब वादा निभा पाएंगे फिर, वरना दिल में मेरे दर्द इसको हो जाएगा आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं इसी में। और अधिकतम सब किस एज तक बनेगा, तो आइए लिखवाता हूँ सर। पुरुष में, और आपका सर हो जाएगा महिला में, मेल में और फीमेल में अधिकतम
आयु, जिस आयु तक आपके पुरुष में शुक्राणु निर्माण होता है, महिला में अंडाणु निर्माण होता है, वो है आपका पुरुषों में है, लिखिए 60 से 65 वर्ष आयु तक मान 11 से 18 के बीच चालू होगा स्पर्म बनना, शुक्राणु बनना, और आपके 60 से 65 वर्ष आयु तक उनके स्पर्म का निर्माण होते रहेगा। ठीक, तो शुक्राणु निर्माण होगा उसके बाद शुक्राणु ये स्पर्म बनना बंद हो जाएगा। महिला में वही एज आपका जो है वो आपका लिखेंगे आप, तो महिला में आपका वही एज है आपका 50 वर्ष के आसपास, मतलब ऐसे रेंज होता है, मगर एवरेज में 50 वर्ष आप मान के चलिए। 50 वर्ष आयु तक महिला में आपके महिला में अंडाणु का निर्माण या डिंब का निर्माण होगा अंडाणु का निर्माण होगा। तो 11 से 18 दोनों में चालू होता है, पुरुष में 60 से 65 वर्ष और महिला के में 50 वर्ष। याद रहेंगे? हाँ सर। अच्छा, इसीलिए आप देखते हैं कि सी एच पर जा कर के पहले आप ये देखिए चरण, चलिए कि कब भाई आपके स्पर्म या अंडाणु का निर्माण 11 से 18 वर्ष के उसमें चालू होगा, इसलिए उसे प्यूबर्टी का एज बोलते हैं, यौनारंभ का आयु बोलते हैं, यौनारंभ आयु। और कब तक होता है? तो पुरुषों में 60 से 65 वर्ष की आयु तक शुक्राणु का निर्माण होता है और महिलाओं में 50 वर्ष की आयु तक अंडाणु का निर्माण होता है। इसलिए जब ये एज खत्म होता है औरतों का, तब उनके में उसे कहा जाता है, जब ये इनके में एज चालू होती है तब इनके में इसी समय प्यूबर्टी एज में ही महिलाओं का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली साइकिल जो होता है, मासिक चक्र, वो चालू होता है। और उसका अगर जब ये पॉज होता है, स्टॉप हो जाता है इसका निर्माण होना, तो ये कहलाता है आपका मेनोपॉज। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाना, रुक गया, इसलिए वो मेनोपॉज कहलाता है और ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। समझिए आप बात? हाँ सर। तो दोनों का आपको एज पता चल गया, उसको घुमा के आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो समझ में आ गया बात? तो यहीं पे आप देखेंगे कि जब लड़कियों में, फीमेल्स में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी एज के साथ किस एज के बीच में लड़कियों में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा, तो आपको 11 से 18 वर्ष। और कब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उसे कहते हैं मेनोपॉज। वो आपको 50 वर्ष से 55 वर्ष की एज में बंद हो जाता है, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे करके। ठीक है? हाँ सर। तो 11 से 18 में चालू होगा और 1,50,000 वर्ष में आपको बंद हो जाएगा। तो सर हम पुरुषों के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों? हमें ऐसा अलग से नाम क्यों नहीं दिया गया मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज जैसा? दोस्त, आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको नहीं मिला। औरतें फीमेल कितना दर्द सहती है उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मैंने देखिए एक बार भगवान ने भी डिज़ाइन किया था, और क्यों डिज़ाइन किया था, पहले मैं इसका शिकायत में रहता था, फिर मैं और पढ़ा तो ज्ञान आया मुझे। 2 मिनट आपका समय लूँगा ताकि आपको समझ विकसित हो सके, अपने पेरेंट्स के लिए आपको समझ विकसित हो सके। आइए सर, देखिए जब बच्चे ने जन्म लिया, जब जन्म हुआ तो माँ को दर्द। जब बच्चा पलेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, अब मान लीजिए बच्चा जो जन्म हुआ है, यही बच्चा एक फीमेल है, तो इसका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगा तब उससे दर्द, मतलब समझिए बहन है आपकी, तब उससे दर्द। फिर जब उसका शादी हो जाएगा तो समझ, जब पहली बार शारीरिक संबंध बनाया जाता है तब उनको दर्द जो स्पष्ट हो, स्पष्ट दोस्त। तो जब किया बहन की जगह आपकी बीवी का बारी आया, आपकी बीवी का बारी आया, आपकी धर्मपत्नी का बारी आया, तब उनको दर्द। और फिर इनके बाद बीवी के बाद उनका भी फिर से एक बच्चे को जन्म देंगी, तो फिर उनके फिर एक माँ के रूप में उनको फिर एक दर्द। अतः आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको भगवान ने इतना सारा दर्द सहने के क्रम से गुजारा है, जबकि पुरुषों को नहीं गुजारा है। इसका मतलब क्या है? ये क्यों इतना दर्द सह रही हैं? ये जब आपकी बहन है तब उनका धर्म मासिक चक्र आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, तब वो दर्द सह रही हैं, ताकि जब वो किसी की बीवी बने तो उनके साथ शारीरिक संबंध कर रही हैं, तब वो दर्द सह रही हैं, ताकि उस समय जब बच्चे को जन्म दे तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही रहेगा, तभी बच्चे का जन्म हो पाएगा। और भगवान ने उस समय जब सेक्स कर रहे हैं तब उनको दर्द क्यों दिया? तब उनको दर्द इसलिए दिया ताकि जब बच्चा हो तो बच्चे का एंट्री जो स्थान है, प्लेस है जहाँ से बच्चा का आउटिंग आएगा, बच्चा जहाँ डिलीवर होगा, वो स्थान की मसल जो है वो ढीली पड़ जाए। तब समझे कि हर प्रोसेस में सिर्फ महिलाओं को इतना दर्द क्यों दिया गया? क्योंकि पता था कि जब बच्चे का जन्म होता है इस धरती में, जब एक नया जन्म होगा, एक नया जनन होगा, एक नया जन्म आएगा, तो जन्म देना इतना आसान नहीं है, और वो दर्द सहने की औकात
ये कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फीमेल में है, महिला में है। वो महिला आपकी माँ है, वो बहन है, वो बीवी है। अब समझ रहे हैं? तो इसलिए उस आदि शक्ति का, उस अल्टीमेट सोर्स का इज्जत करना सीखिए। हर एक ग्रुप में जब आपकी माँ है तो वहाँ इज्जत कीजिए, बहन है तब इज्जत कीजिए, बीवी है तब इज्जत कीजिए। हर एक ग्रुप में इस आदि शक्ति का इज्जत कीजिए, क्योंकि पूरी धरती पे यही है जो उतना असहनीय दर्द सह करके भी इस धरती में एक जन्म दे सक रही है, एक पीढ़ी को जन्म दे करके इस नई पीढ़ी का जन्म कर पा रही है, जिसको आप बोलते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे औलाद, मेरे संतान। तो जिस हक से आप बोलते हैं मेरे पुरुषवादी समाजवादी सोच, उसके पीछे देखिए उसके पीछे आधार किसका है। और बोलते हैं ना कि माँ को इतना वैल्यू क्यों दिया गया, क्योंकि वो दर्द सिर्फ माँ ही गुजरती है, या माँ का जो रूप होता है वो गुजरता है, वो सहती है। इसीलिए ये जो माँ शब्द है इसमें इतना वजन डाला गया, इतना इमोशन डाला गया। सुन मैं बात, तो आप भी इज्जत कीजिए, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, आसपास के समाज की कोई भी महिला हो जो आपके आसपास हो। जब उनको कोई भी दिक्कत तकलीफ मिले तो ये मत सोचिए कि मेरी अपनी है, पराई है। आप मदद के लिए अपना हाथ आगे रखिए, उनका मदद तुरंत कीजिए। ठीक है? तो दर्द का एहसास अगर आप समझ पाएंगे तो समझिए आपका शरीर का एक हड्डी टूटे तो कितना दर्द होता है। तो ऐसा कहा जाता है, इसका कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, इसलिए नहीं बोलूँगा। तो ये कहा जाता है जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है तो औरतों की, मैं शायद 206 बोल दिया था, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाते समय नहीं, वो गलत था सर। 21 हड्डियाँ टूटने के बराबर दर्द होती है। जो एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो 21 हड्डियाँ टूटने के बराबर जन्म देती हैं। या इस वजह से पुरुष इज्जत करें और महिलाएं इस चीज़ से डरे मत, क्योंकि भैया भगवान ने आपको जब शरीर दिया, शरीर को बनाया भी वैसी मैकेनिज्म है कि आप 21 हड्डियों का दर्द सह सकते हो, उतना सहन शक्ति भी आपके अंदर दिया है। जहाँ से बच्चे का इस दुनिया में आगमन होगा वो स्थान की मसल्स भी फैलने वाली बनाई गई है रबड़ के जैसे। तो आप डरिए मत, और इसीलिए आप ऑपरेशन जैसे चरण से मत गुजरिए। इसलिए आपका निवेदन है कि आप अपनी तरफ से पूरे हिम्मत बांध के रखिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपके शरीर को वैसा ही बनाया है ताकि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो और आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएँ। सुन में आया बात? तो ये दोनों से निवेदन है, दोनों इसलिए समझेंगे। चलिए आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो हमारे ज्ञान, हमारे क्लास का सर सिर्फ हमारे किताबी ज्ञान तक नहीं, हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में भी आना चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ बोलता हूँ। आइए, क्लियर हो गया? चलिए, तो पहला स्टेज हो गया सर आपका युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, उसका पूरी जानकारी दे दिया। हाँ सर, चलिए आते हैं आपका नेक्स्ट चरण पे। दूसरा चरण जो है इसका सर, दूसरा चरण वो है आपका वीर्य रोपण। ठीक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंसेमिनेशन। ठीक, इंसेमिनेशन बोलते हैं इसे, याद रहेगा। हाँ सर, इंसेमिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अब तो लिखेंगे, ये कुछ समझाने वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। वीर्य का रोपण कर रहे हैं, अर्थात मादा का जो जननांग हिस्सा है वहाँ पे आपका स्पर्म जो है, जो आपका वीर्य है, उसका जाना ही, उस स्थान में पहुँचना ही कहला रहा है वीर्य का रोपण। देखिए सर, वीर्य का निर्माण हो गया सर, यहाँ स्पर्म का निर्माण हो गया। ठीक है सर, अब दोनों एक दूसरे के गमन करेंगे ना, तो इधर से ये गमन करता है और इधर से ये जो ओव्यूल है वो गमन करती है, तो इस समय दोनों मिल जाएंगे। तो पहले सिर्फ जो गमन कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वीर्य रोपित हो रहा है, वीर्य का रोपण हो रहा है, वीर्य उसमें डल रहा है, तो वही कहला रहा है इंसेमिनेशन। सर दोनों बन गए, दोनों का निर्माण हो गया। अब दोनों दूसरे की तरफ ट्रैवल किए, तो ट्रैवल किए एक दूसरे की ओर, तो वही आपका ट्रैवल होकर जब मिले तो आपका वीर्य का रोपण हो गया मादा के गर्भ जननांग स्थान पर, तो वही आपका है वीर्य का रोपण होना। जैसे मिट्टी होती है उसमें बीज का रोपण करते हैं, उससे पूरा पौधा बन के निकलता है, वैसे अब स्पर्म का रोपण कर रहे हैं मादा के जननांग हिस्से में, तो ऐसे आपका संतान बन करके निकल रहा है। ठीक, ऐसा गोलू मोलू पापा मामी। ठीक, हाँ सर, चलिए समझ में आ गया। मतलब सब इजी चीज़ है, कोई रटने वाला चीज़ नहीं है। पहला हो गया आपके स्पर्म और वीर्य का निर्माण होना, दूसरा हो गया वीर्य का रोपण होना। क्लियर? कोई दिक्कत था? नहीं सर, कोई दिक्कत डाउट नहीं है सर, सब चुटकी में समझ में आएगा। बोला ना मैं, बस वही है कि मगर स्टेज वाइज पूछ देता तो पहली बार जब इंसेमिनेशन सुनते तो समझ नहीं आता इंसेमिनेशन को पहले रखूँ कि किसको पहले रखूँ। ठीक, हाँ सर, लिख दे रहा हूँ नर युग्मकों का और स्पर्म का, वीर्य का, नर युग्मकों का मादा जननांग क्षेत्र में,
स्थानांतरण, स्थानांतरित हो रहे हैं, ट्रैवल करके जा रहे हैं। हाँ सर, स्थानांतरण। ठीक। इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूँ, लिख लेंगे ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल जेनाइटल एरिया। ठीक, मादा जनांग को फीमेल जनांग को जेनाइटल क्षेत्र को एरिया, नरयुगों ने मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होना, तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल जेनाइटल एरिया। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए, इसमें इतना था, ट्रेवल करके पहुंचना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा आपका हो जाएगा। तीसरा जो स्टेज है लिखेंगे, थर्ड स्टेज जो है आपका इसी में लिखिए, वो है आपका निषेचन या आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्त। सर पहला स्पर्म का निर्माण हुआ, फिर आपका सर यहाँ एग का निर्माण हुआ। सर स्पर्म का और एग का निर्माण हो गया, फिर सर दोनों ट्रैवल करने लगे सर, ट्रैवल करने लग गए। ठीक है, फिर आकर के मिल गए सर, दोनों स्पर्म मिल गया इस एग में। तो सर जो ट्रैवल किए, ये आपका पहले जो निर्माण हुआ है फर्स्ट चरण, जो ट्रैवल हुआ है दूसरा चरण, जो निर्माण हुआ है फर्स्ट चरण, जो ट्रैवल किया है दूसरा चरण, और दोनों जहाँ मिल गए फर्टिलाइज हो गए, ये आपका हो गया तीसरा चरण। जहाँ दोनों मादा युग्मक में स्पर्म युग्मक का प्रवेश हो गया, तो आपको हो गया फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो समझ में आ गया? हाँ सर। जब मेल गैमेट्स, मेल युग्मक माने शुक्राणु, मादा गैमेट्स, मादा युग्मक माने अंडाणु या एग या डिम्ब आपस में एक दूसरे से मिल जाएं, तब वो कहलाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये बार बार पूछता है, ये तो आपको चित्र बना के बता दिया हूँ, तो आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, हाँ सर। तो चलिए, इसके आगे जो रहेगा, हम इसके आगे और 3 चरण हैं, उन 3 चरणों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बारे में जो लिखाना होगा और लिखा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस क्लास को मैं भी विराम करते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके चरित्र में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा इस क्लास को देखने के बाद। और आपके चरित्र में जब बदलाव आएगा तो आपको पूरी दुनिया बदलता हुआ आपको नजर आएगा अपनी आंखों के सामने। तो सबके साथ मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जितनी माताएं बहनें हैं हमको इस दुनिया में लाने के लिए, सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप ही वो आदि शक्ति है जिनमें इतनी शक्ति है कि इस दुनिया में एक नई जिंदगी को ला सके, जन्म को ला सके। तो सबके साथ मैं आभार में व्यक्त करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।